अभी तक दो वीडियोस में हमने सेंटर स्टेट रिलेशन का बेसिक देखा और लेजिस्लेटिव पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को समझा है। आज की वीडियो में हम समझेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। हम समझेंगे कि सेंटर आखिर स्टेट पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसे रखता है, इमरजेंसी लगते ही पूरा पावर स्ट्रक्चर कैसे बदल जाता है और इतने बड़े देश को एक सिस्टम में बांध के रखने वाला मैकेनिज्म आखिर है क्या। आज हम समझेंगे इंडियन फेडरल सिस्टम का रियल ऑपरेटिंग सिस्टम, समझेंगे कि हम इतने बड़े देश और डाइवर्स देश को प्रैक्टिकली कैसे गवर्न कर पाते हैं। और आज की वीडियो में ये टॉपिक्स हम कवर अप करने वाले हैं। हमारा मेन जो मुद्दा है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, तो हमें पता चलता है कि पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है इस रिस्पेक्ट में, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में बताया गया है इन पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल नंबर 256 टू आर्टिकल नंबर 263। पहले हमने क्या देखा था कि लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है वो आर्टिकल नंबर 245 टू आर्टिकल नंबर 255 तक में बताया गया है एंड 256 से 263 में क्या बताया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं तो जनरली हम क्या देखते हैं कि जिसके पास लेजिस्लेटिव पावर है उसी के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर कानून कौन बनाता है, तो यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। तो उनको एग्जीक्यूट कौन करेगा, उनको एग्जीक्यूट भी यूनियन गवर्नमेंट करेगी, वो सारे सब्जेक्ट्स जो यूनियन लिस्ट में फॉल हो रहे हैं। उसी प्रकार से स्टेट लिस्ट मैटर में जो भी सब्जेक्ट्स फॉल होते हैं उसके ऊपर लेजिस्लेशन कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, और उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, यानी एग्जीक्यूटिव पावर भी किसके पास है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है। हम क्या देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में, यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव के हाथों में स्टेट लिस्ट के ऊपर पावर तब तक ही है जब तक कॉन्स्टिट्यूशन वो अथॉरिटी देता है या पार्लियामेंट कोई लॉ बना के उसके अंदर बदलाव ना कर दे। ठीक है, अगर स्टेट लिस्ट मैटर में कोई सब्जेक्ट फॉल हो रहा है और उस सब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर फिर रूल लॉ जो है वो नहीं बना सकती है। ठीक है, तो ये जनरल केस में होता है। बट व्हाट इफ देयर इज कंकरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, कंकरेंट सब्जेक्ट जब रहेगा तो क्या होगा, तो कंकरेंट सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट लॉ बनाने का अधिकार जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। बट इन केस ऑफ कंकरेंट लिस्ट व्हाट वी हैव टू रिमेंबर कि बाय डिफॉल्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट पे वो कानून बना सकती है। बट उसी सब्जेक्ट पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कानून बना दिया तो स्टेट गवर्नमेंट का वो जो बनाया हुआ कानून है वो क्या हो जाता है, वो साइड हट जाएगा, वो नीचे दब जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है कंकरेंटली सब्जेक्ट पे वो प्रिवेल कर जाता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रखा गया है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा हम देखते हैं कि हाई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड जो है वो इंडिया में मेंटेन करके रखा जाता है, इंश्योर किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सारे स्टेट्स में सेम स्टैंडर्ड जो है वो रहे और यूनिफॉर्म लॉज जो हैं वो फॉलो हो, वो चीज़ इंश्योर किया जाता है। एंड ये फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ओके, so now we will be talking about obligation of the states and the center. Obligation का मतलब क्या हो जाता है, जिम्मेदारी, कर्तव्य, यानी एक ऐसी ड्यूटी जिसे निभाना या जिसे करना जरूरी है, ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये आपको करना ही करना है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ डायरेक्शंस दे दिए स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को वो चीज़ फॉलो करनी ही करनी है, वो डिसओबे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा जाता है कि स्टेट्स मस्ट इंश्योर कंप्लायंस विद द पार्लियामेंट्री लॉ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाया है, पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बनाया है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को उन लॉज को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टेट्स मस्ट नॉट इम्पीड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर। इम्पीड का मतलब क्या हो जाता है कि किसी काम में रुकावट डालना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट
कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले रही है तो उसके बीच में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रुकावट नहीं डालेंगी। ठीक। थर्ड पॉइंट बोला जा रहा है कि सेंटर जो है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन भी इशू कर सकते हैं, और इन तीनों कंडीशन में जो स्टेट है उसको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेट्स अगर फॉलो करने से मना कर देते हैं तो ये फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी माना जाएगा। एंड आर्टिकल नंबर 365 में ये कहा गया है कि इन केस ऑफ फेल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा दिया जाएगा स्टेट पे। यानी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों को नहीं फॉलो कर रहा है, नहीं मान रहा है, पार्लियामेंट्री लॉज को नहीं फॉलो कर रहा है, तो प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा दिया जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट पे या उन पर्टिकुलर स्टेट्स पे। ठीक है। तो ये ऑब्लिगेशन जो है वो क्यों डाले गए हैं? बिकॉज अगर हर स्टेट अपने हिसाब से काम करने लगेगा तो पूरे देश में यूनिफॉर्म गवर्नमेंट जो है, यूनिफॉर्म गवर्नेंस जो है इनफैक्ट वो फॉलो नहीं हो पाएगी एंड डिस्पैरिटी जो है वो हमें देखने को मिलेगा। दैट्स वाई ये ऑब्लिगेशन जो है वो स्टेट्स के ऊपर डाले गए हैं। तो अब सवाल ये आ जाता है कि क्या सेंटर किसी भी मैटर पे स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। हर मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं बोल सकती है कि तुम ये चीज फॉलो करो। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेसिफिक मैटर्स बताए गए हैं जहां पे सेंटर डायरेक्शन इशू कर सकता है, और ध्यान दीजिएगा ये सभी मैटर्स नेशनल इंपॉर्टेंस से जुड़े होते हैं। ठीक है। जैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस। जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, मिलिट्री इंपॉर्टेंस का है, उसके रिस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन इशू कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट्स को। साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ रेलवे की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन दे सकती है कि रेलवे को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर चीजें जो है वो आपको करनी होंगी। ठीक है। क्योंकि रेलवे जो है वो किस लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है, और ये हर जगह पे फैली हुई है। ओके। देन थर्ड, मदर टंग में इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए प्राइमरी स्टेज पे कहा जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट को फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। वेलफेयर स्कीम्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है उसके रिस्पेक्ट में भी डायरेक्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि एक यूनिफॉर्म लॉ जो है इस रिस्पेक्ट में बना रहे पूरे देश में। सो अगर इन चीज़ों को स्टेट के द्वारा फॉलो नहीं किया जाएगा तो क्या होगा कि आर्टिकल नंबर 365 के तहत हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाने की बात की जाएगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर मान लिया जाएगा, एंड आर्टिकल नंबर 356 जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उन स्टेट्स पे या उस स्टेट पे जो इन डायरेक्शंस को फॉलो करने से मना कर देता है। ठीक है। देन म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है, म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस। सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस समझिए कि लेजिस्लेटिव पावर रिजिडली डिवाइडेड है। मतलब यूनियन लिस्ट पे नॉर्मली सिर्फ सेंटर लॉ बनाएगा और स्टेट लिस्ट पे स्टेट, लेकिन एग्जीक्यूटिव फंक्शन में इतनी रिजिडिटी नहीं रखी गई है, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्मूथली चल सके पूरे देश में। तो चलिए अभी से समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो हमने क्या देखा कि लेजिस्लेटिव पावर जो है वो रिजिडली डिवाइडेड है, बट एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो हैं वो डेलीगेट किए जा सकते हैं, वहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो देखने को मिलती है। प्रेसिडेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो स्टेट के कंसर्न के साथ कुछ जो यूनियन के फंक्शंस हैं वो स्टेट को दिए जा सकते हैं। ठीक है। वैसे ही गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसर्न के साथ कुछ जो काम है स्टेट के वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि हाँ आप इस रिस्पेक्ट में ये चीज़ें हमें करके दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि म्यूचुअल डेलीगेशन जो है वो दोनों साइड से चल रहा है, यानी प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न से यूनियन फंक्शन को स्टेट को इंटरेस्ट कर सकते हैं। मतलब सेंटर अपना कोई एग्जीक्यूटिव वर्क स्टेट को दे सकता है, स्टेट से करवा सकता है। उसी प्रकार से गवर्नर भी सेंटर के कंसर्न से स्टेट फंक्शन सेंटर को दे सकते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से वो उस काम को करवा सकते हैं। और ये दोनों तरफ से डेलीगेशन जो है वो पॉसिबल है। वो जो डेलीगेशन है वो कंडीशनल भी हो सकता है, अनकंडीशनल भी हो सकता है।
देन कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स की अगर हम बात करें तो अब तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर को ज़्यादा पावर देता है, लेकिन इंडियन फेडरलिज्म सिर्फ कंट्रोल पे नहीं चलता है, कंट्रोल के बेसिस पे ये नहीं चलता है। अगर कोऑपरेशन ना हो तो स्टेट अपने हिसाब से काम करने लगेगा एंड कोऑर्डिनेशन टूट जाएगा। कोऑर्डिनेशन टूट जाएगा तो इतने बड़े देश में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। इसलिए कोऑपरेशन जो है वो रहना जरूरी है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। सो कोऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो ऐसी बॉडी बना सकता है जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। जब दो या दो से अधिक स्टेट्स के बीच में रिवर को लेके, रिवर वाटर को लेके डिस्प्यूट होता है तो एक ऐसी बॉडी बनाई जाती है जो इन मैटर्स को रिजॉल्व करेगा। और यहाँ पे हमें कोऑपरेशन जो है वो देखने को मिलता है कि स्टेट्स के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है वो भी कोऑपरेटिव तरीके से रिजॉल्व करवाने की कोशिश रहती है। प्रेसिडेंट जो है वो इंटर स्टेट काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 263 और हम देखते हैं कि इंटर स्टेट काउंसिल का पर्पस होता है टू डिस्कस, कोऑर्डिनेट एंड पॉलिसी कंसल्टेशन। ठीक है, जो स्टेट्स हैं वो आपस में मिलकर चीज़ों को डिस्कस करें, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें एंड पॉलिसीज़ के ऊपर कंसल्ट करें। और ये इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो कन्फ्लिक्ट को कम करता है बिटवीन स्टेट्स एंड कोऑपरेशन को बढ़ाता है। ठीक है, देन विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अगर हम बात करें तो सपोज कीजिए कि एक स्टेट का कोर्ट जजमेंट दूसरे स्टेट में मान्य नहीं है तो पूरा लीगल सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो रहेंगे वो पूरे इंडिया में सेम रहेंगे, उनका सेम रिकॉग्निशन रहेगा। ठीक है, देन अगर हम इंटर स्टेट ट्रेड फ्रीडम की बात करें तो अगर हर स्टेट ट्रेड बैरियर्स लगाना शुरू कर दे तो इंडिया एक इकोनॉमिक यूनिट नहीं रह पाएगा। इसलिए पार्लियामेंट अथॉरिटी अपॉइंट कर सकता है जो इंटर स्टेट ट्रेड फ्रीडम को इंश्योर करता है। और यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि इंडियन फेडरलिज्म सिर्फ पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बल्कि कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड नेशनल यूनिटी का मॉडल है। सो अब हम बात करेंगे अबाउट ऑल इंडिया सर्विसेज। सो बेसिकली हम देखते हैं कि सर्विसेज जो है वो ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक को हम कहते हैं सेंट्रल सर्विसेज एंड दूसरे को हम कहते हैं स्टेट सर्विसेज। तो आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, इंडियन पोस्टल सर्विसेज हो गया, ये किसके अंडर आते हैं? तो ये सब सेंट्रल सर्विसेज के अंडर आते हैं। उसी प्रकार से एसडीएम, डीएसपी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सब किसके अंडर आते हैं? तो स्टेट सर्विसेज के अंदर ये आते हैं। बट इनके अलावा एक और सर्विस है, कौन सा? ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस कितने हैं? 3 है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। देन ऑल इंडिया सर्विसेज के फीचर्स की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत जितने भी लोग हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। उनको रिक्रूट कौन करता है? उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? उनकी ट्रेनिंग किसके द्वारा की जाती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर जितने भी लोग हैं उनको कंट्रोल करते हैं। सो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि आज जो आईएएस कहलाता है वो पहले आईसीएस था। ठीक है, यानी आईसीएस को रिप्लेस किया गया विद आईएएस इन ईयर 1947। सो व्हाट वाज दिस आईसीएस? सो आईसीएस को बोलते थे इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, और इसे ही स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता था, आईसीएस को। ओके, देन आईपी जो है उसको रिप्लेस किया गया बाय आईपीएस। आईपी क्या था? इंपीरियल पुलिस। इंपीरियल पुलिस का नाम बदल के किया गया इंडियन पुलिस सर्विसेज। ठीक है, एंड 1966 में राज्यसभा ने एक ऑल इंडिया सर्विस जो है वो क्रिएट किया जिसको नाम दिया गया इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको याद रखना है। विद रिस्पेक्ट टू क्रिएशन ऑफ एडिशनल ऑल इंडिया सर्विसेज, पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास है। राज्यसभा जो है एक बिल, एक रेजुलेशन ला सकती है ये कहते हुए कि नेशनल इंटरेस्ट में ये चीज जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें एक ऑल इंडिया सर्विसेज की जरूरत है, उसे हम क्रिएट कर रहे हैं। और वो बिल जब राज्यसभा में लाया जाएगा तो 2/3 मेजोरिटी से वो बिल अगर पास हो जाता है तो ऑल इंडिया सर्विस जो है वो क्रिएट
कर दी जाती है। ठीक है, तो ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने का ऑथोरिटी पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो अगर इस बिल को पास कर देती है, यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों इस बिल को पास कर देती है, तो ही ऑल इंडिया सर्विस जो है उसका क्रिएशन होगा। एंड पार्लियामेंट जो है वो रूल्स सेट कर सकती है, लॉज बना सकती है, कंडीशंस जो है वो सेट कर सकती है कि क्या क्राइटेरिया रहेगा, किन का सिलेक्शन हो सकता है, किन का सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। तो वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो पार्लियामेंट ही रेगुलेट कर सकती है, पार्लियामेंट ही वो लॉज को बना सकती है। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? तो ऑल इंडिया सर्विसेज के द्वारा हम क्या देखते हैं कि हाई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड जो है वो पूरे देश में मेंटेन करके रखा जाता है, इंश्योर किया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी जो है वो पूरे देश में रहे, एंड फैसिलिटेट करता है ये कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन स्टेट्स एंड सेंटर के बीच में। सो हर जो स्टेट है उसके पास पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो हम क्या देखते हैं कि स्टेट में जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं उनके जो चेयरमैन हैं और जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है, बट उनको अगर रिमूव करना होगा तो ये अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट के हाथों में पावर दिया गया है रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन और मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, देन पार्लियामेंट जो है वो स्टैब्लिश कर सकता है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट्स अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो पार्लियामेंट जो है वो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन करता है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट्स। यूपीएससी जो है वो सर्व कर सकता है स्टेट्स को। अगर स्टेट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ आप हमारी मदद कीजिए, हम इस पोस्ट के लिए लोगों का सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो यूपीएससी जो है वो रिक्वेस्ट इंटरटेन कर सकती है। यूपीएससी जो है वो स्टेट का रिक्वेस्ट लेते हुए उन सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की कोशिश करती है। ठीक है, देन यूपीएससी जो है वो 2 या 2 से अधिक जो स्टेट्स हैं वो अगर ज्वाइंट वे में रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं तो उसमें भी हेल्प कर देता है। ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक स्टेट्स मिलके कहते हैं कि ज्वाइंटली हमें रिक्रूटमेंट स्कीम जो है वो चाहिए, तो यूपीएससी जो है वहाँ पे हेल्प करने के लिए आगे आ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं एंड जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट तो गवर्नर के द्वारा किया जाता है, बट उनका रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट के हाथों में दिया गया है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास रिमूवल पावर होगा तो पब्लिक सर्विस कमीशन का इंडिपेंडेंस जो है वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट के हाथों में दिया है ताकि पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो न बना सके कोई पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन या मेंबर्स के ऊपर। सो अब हम बात करेंगे अबाउट इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। सो इंडिया फेडरल भी है और यूनिटरी भी, और ये लाइन हमने न जाने कितनी बार सुनी है, लेकिन जुडिशरी के केस में इंडिया ने एक यूनिक मॉडल अडॉप्ट किया है, दैट इज इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। मतलब सेंटर और स्टेट अलग गवर्नमेंट हो सकती हैं लेकिन कोर्ट अलग अलग नहीं हो सकता है। अमेरिका का अगर हम मॉडल देखें तो वहाँ पे हमें डुअल कोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है, यानी वहाँ पे फेडरल कोर्ट्स हैं एंड स्टेट कोर्ट्स हैं। लेकिन इंडिया में सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट्स तक सब सिंगल चेन के अंदर ही आते हैं। ठीक है, इंडिया में हम क्या देखते हैं कि 2 सरकारें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। सो वी आर होल्डिंग डुअल पॉलिटी इन इंडिया, बट with respect to judiciary we are having single integrated judicial system, जो कि एक यूनिक फीचर है अपने देश का। सो इसका बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम रखने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि पूरे देश में लॉ का इंटरप्रिटेशन यूनिफॉर्म रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कुछ अलग होगा और कर्नाटका में कुछ और होगा। सुप्रीम कोर्ट सबके लिए फाइनल अथॉरिटी है, इसी वजह से इंडिया में जुडिशियल यूनिटी मेंटेन होके रहती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो टॉप कोर्ट है इंडिया का। हाई कोर्ट जो है वो स्टेट लेवल पे हाईएस्ट कोर्ट हैं, और हाई कोर्ट के अंडर में हम देखते हैं कि एक हायरार्की है सबऑर्डिनेट कोर्ट की एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की और दूसरे लोअर कोर्ट्स की। ठीक है, तो ये जो है ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कहलाता है। यहाँ पे स्टेट्स के लिए अलग कोर्ट नहीं है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग कोर्ट नहीं है। आप लोअर कोर्ट के फैसले से अगर खुश नहीं हैं तो आप अपर कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अगर जितने भी लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ तक संतुष्ट नहीं है तो आप अपनी अपील लेके फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचेंगे एंड सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देगा
वो फाइनल जजमेंट रहेगा। ठीक है, सो ये जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है ये इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ जुडिशियल सिस्टम, यूनिफॉर्मिटी इन इंटरप्रिटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ थ्रू आउट द कंट्री। सो अब हम हाई कोर्ट के जजेस के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो हम देखते हैं कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, बट विद कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। फॉर एग्जांपल, कर्नाटका के हाई कोर्ट में जज का अपॉइंटमेंट करना है तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, बट प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे, साथ ही साथ कर्नाटका के गवर्नर से वो कंसल्ट करेंगे और उसके बाद ही फाइनल अपॉइंटमेंट जो है वो होगा। बट जब कर्नाटका के हाई कोर्ट में किसी जज का अपॉइंटमेंट कर दिया गया या फिर चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कर दिया गया तो उनका ट्रांसफर एंड रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा देखा जाएगा, गवर्नर के द्वारा नहीं देखा जाएगा। तो हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि जुडिशरी को कंप्लीटली स्टेट के कंट्रोल में नहीं छोड़ा गया है, कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन करके रखा जाता है। पार्लियामेंट जो है वो कॉमन हाई कोर्ट भी स्टैब्लिश करके रख सकता है, स्टैब्लिश कर सकता है। ठीक है, दो या दो से अधिक स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट भी पार्लियामेंट कर सकता है, और कॉमन जो हाई कोर्ट होंगे वो दो या दो से अधिक स्टेट्स के लिए हो सकते हैं या फिर दो या दो से अधिक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के लिए भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र एंड गोवा, इनके लिए आपको सिंगल हाई कोर्ट जो है वो देखने को मिलेगा। पंजाब एंड हरियाणा जो है अगेन उनके लिए एक ही हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिंगल हाई कोर्ट या कॉमन हाई कोर्ट कौन करता है? तो ये पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। सो कॉमन हाई कोर्ट भी स्टैब्लिश कर सकता है पार्लियामेंट। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि इंडिया में जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो हम देखते हैं कि जब देश में आर्टिकल नंबर 352 लगा दिया जाता है, यानी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन दे सकती है किसी भी मैटर पे। ओके, किसी भी मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट तुम्हें ये चीज जो है वो करनी है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाती है, ऑल्दो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे सस्पेंड नहीं किया जाता है। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू रहती है, बट वो काम करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सो जब प्रेसिडेंट्स रूल यानी स्टेट इमरजेंसी लगा दिया जाता है बाय यूजिंग आर्टिकल नंबर 356, तब क्या रिलेशन रहता है? तो जब भी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है बाय यूजिंग आर्टिकल नंबर 356, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारा कंट्रोल ले लेती है स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, एंड जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर के थ्रू या फिर किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के द्वारा उस पर्टिकुलर स्टेट पे गवर्न करना शुरू कर देते हैं। इन केस ऑफ स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, आपको याद रखना है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसे डिसॉल्व किया भी जा सकता है या फिर उसे सस्पेंडेड रखा जा सकता है। ठीक है, अगर सस्पेंडेड रखा गया तो जब स्टेट इमरजेंसी खत्म हो जाती है उसके बाद फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। बट स्टेट इमरजेंसी अगर लगा के, प्रेसिडेंट रूल लगा के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर डिसॉल्व कर दिया गया तो जैसे ही प्रेसिडेंट रूल खत्म होगा वैसे ही फिर स्टेट में इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देन इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी हम देखते हैं कि अगर आर्टिकल नंबर 360 को यूज करके फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में डिक्लेयर कर दिया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी आ जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन दे सकती है विद रिस्पेक्ट टू मनी, विद रिस्पेक्ट टू बजट और विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग हैविंग रिलेशन विद फाइनेंस। ठीक है, तो ये सारे पावर जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट। ठीक है, तो ये अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आ जाती है और उन चीज़ों को फिर स्टेट्स को फॉलो करना होता है। अदर प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 355 में दो ड्यूटीज जो हैं वो बताई गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, और वो कौन कौन सी ड्यूटी हैं? तो कहा गया है कि जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में उनके ऊपर एक्सटर्नल एग्रेशन ना हो। एक्सटर्नल एग्रेशन अगर होता है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो उस एग्रेशन से स्टेट को बचाए। साथ ही साथ इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर स्टेट में क्रिएट होता है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वहाँ पे
पीस, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो रिस्टोर किया जाए। देन सेकेंड जो ड्यूटी बताई गई है अंडर आर्टिकल नंबर 355, वो ये कहा गया है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि सारे स्टेट्स में गवर्नेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके हिसाब से ही चले। यानी स्टेट के अंदर जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी गवर्नेंस हो रहा है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवाए जा रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करवाया जाए, ये इंश्योर करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को विद रिस्पेक्ट टू एवरी स्टेट्स। ठीक है, तो ये दो ड्यूटीज आर्टिकल नंबर 355 में सेंट्रल गवर्नमेंट की बताई गई हैं स्टेट के रिस्पेक्ट में। देन गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, गवर्नर जो होते हैं स्टेट का, उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। एंड वो ऑफिस कब तक होल्ड करते हैं? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट जब चाहे तब किसी गवर्नर को उनके पोस्ट से हटा सकते हैं। एंड इन एडिशन टू कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, यानी विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर हम बात कर रहे हैं, गवर्नर जो हैं वो एक्ट करते हैं एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर इन द स्टेट। गवर्नर क्या है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं स्टेट के अंदर। ओके, तो ये क्यों रखा गया है? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना कंट्रोल बना के रखती है, वो गाइडेंस जो है वो गवर्नर के थ्रू स्टेट्स को प्रोवाइड करती है। ठीक है, साथ ही साथ जो गवर्नर्स होते हैं वो पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द स्टेट, और इस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना कंट्रोल बना के रखती है। ये एक कोऑर्डिनेशन जो है वो बना के रखा जाता है सेंटर एंड स्टेट के बीच में। और जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है, बट रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो अगेन ये इंश्योर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों को कंट्रोल करके रखे, एंड इलेक्शन से रिगार्डिंग, स्टेट इलेक्शन से रिगार्डिंग मैनिपुलेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स न कर पाए। देन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस की बात अगर हम करें तो सबसे पहले एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस है क्या? सो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये नहीं है कि ये इलीगल है, बस ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन किया गया है। ठीक है, सो अभी तक हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस देखे उसके अलावा भी कुछ डिवाइसेस है, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके रखने की कोशिश करती है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ओके, और इसके अंदर बहुत सारे एडवाइजरी बॉडी कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो इंक्लूड होते हैं जो सेंट्रल लेवल पे किए जाते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडीज की हम बात करें तो बहुत सारे हैं, उसमें सबसे पहले आ जाता है नीति आयोग। तो नीति आयोग में क्या होता है कि सेंटर और स्टेट्स जो हैं वो मिल के डेवलपमेंट प्लानिंग को डिस्कस करते हैं। पहले इसे प्लानिंग कमीशन का नाम दिया गया था, बट इसका नाम जो है वो बदल के कर दिया गया नीति आयोग। तो नीति आयोग में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिल के प्लानिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, वैसे बहुत सारे एडवाइजरी बॉडीज हैं, उनमें से अगर हम जोनल काउंसिल्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि रीजनल इश्यूज को रिजल्व करने के लिए जोनल काउंसिल जो है वहाँ पे डिस्कशंस किए जाते हैं, डिबेट होते हैं, सब अपने पॉइंट्स रखते हैं और उसके बाद जो भी इश्यूज हैं उसको रिजल्व किया जाता है। उसी प्रकार से यूजीसी की अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो इसके द्वारा क्या होता है, तो ये हायर एजुकेशन में कोऑर्डिनेशन का काम करता है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इन सब चीज़ों के द्वारा हम क्या देखते हैं कि इंडिया सिर्फ लीगल प्रोविजन से नहीं चलता है, कंटिन्यूअस कंसल्टेशन और इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन से भी चलता है। इसलिए इंडियन फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहा जाता है। सो अगर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस की बात करें जो एनुअली होते हैं या फिर टाइम टू टाइम जो किए जाते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि सेंटर एंड स्टेट के बीच में कंसल्टेशन हमें देखने को मिलता है वाइड मैटर्स पे। ठीक है, जैसे कि गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस किया जाता है जिसको प्रिसाइड किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि सारे स्टेट्स के जो गवर्नर हैं वो आते हैं और उस मीटिंग के जो हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, और उनके बीच में फिर जो डिस्कशंस हैं वो होते हैं, और इस तरीके से सेंटर एंड स्टेट के बीच में कंसल्टेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देन चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस होता है, यानी सारे स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आते हैं मीटिंग में, और उस मीटिंग के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। सारे जो स्टेट्स हैं जो सीएम हैं वो अपने अपने बातें जो हैं वो रखते हैं। देन चीफ जो सेक्रेटरीज होते हैं उनका भी कॉन्फ्रेंस होता है, जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज हैं वो आते हैं, और जो इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी यानी यूनियन गवर्नमेंट के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो उस मीटिंग को हेड करते हैं। तो इस तरीके से जो
सेक्रेटरीज हैं उनका भी मीटिंग होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके कंसल्ट करके चलने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से ही देश में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही तरीके से मेंटेन करके रखा जाता है, देश का डेवलपमेंट जो है वो इंश्योर किया जाता है। सो यहाँ से आपको समझना है, आपको ध्यान ये देना है कि इंडियन फेडरलिज्म सिर्फ पावर का डिवीजन तक लिमिटेड नहीं है, एक्चुअल गवर्नेंस कंटिन्यूअस डिस्कशन एंड कोऑपरेशन से चलता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होकर आप अपने डाउट जो है पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।